हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे संस्थान में। तो चलिए, रिप्रोडक्शन का बचा हुआ जो वीडियो है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य को पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और क्या जो है महत्वपूर्ण है, इनसे क्या आपने को लेसन लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य। क्या शुरू करते हैं? जनन स्वास्थ्य करते हैं। तो जनन स्वास्थ्य क्या है? तो जनन स्वास्थ्य का एक कंडीशन है, स्वास्थ्य का एक पार्ट है। जैसे हम लोग अपने शरीर को फिट रखते हैं, अपने दिमाग को फिट रखते हैं, उसी तरह से हम अपने को क्या करना होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको भी क्या करना होता है, फिट रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देखते हैं। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। सिर्फ आप शारीरिक रूप से फिट दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जनन स्वास्थ्य के अनुसार आप फिट हैं। अगर आप मेंटली फिट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनन स्वास्थ्य के हिसाब से फिट हैं। आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी फिट रहना होगा, और तब जाके आप कैपेबल हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तब जाके माना जाएगा कि आप जनन स्वास्थ्य के नज़रिए से, जनन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्या है, आप फिट हैं, योग्य हैं। ठीक है, और तब ही जाके आप रिप्रोडक्शन में क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, जीवन में जो है संतान उत्पन्न का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज आपको जो है हर सिचुएशन में लड़ना होगा, जूझना होगा और शर्मिंदगी महसूस करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। रोगों का लैंगिक संचरण, कौन कौन से ऐसे बीमारी हैं जो लैंगिक रूप से जो है रिप्रोडक्शन हेल्थ को ध्यान में रख के पढ़ना होता है, जो कि शारीरिक संबंध बनाने के दरमियान जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, या ब्लड में फैलने के बाद और भी ब्लड रिलेशन से कई लोगों को फैलता है। जैसे आप शेविंग कर रहे हैं, या कट गया कहीं, उसी से दूसरे को कट गया, या जो इंजेक्शन दिया जाता है, एक दो जन को एक ही इंजेक्शन से दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें होती है। जैसे अन्य बीमारियां फैलती है, वैसे ये बीमारी भी फैलता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो रोगों का लैंगिक संचरण, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जैसे जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, गोनेरिया, सिफिलिस। ठीक है, जीवाणु से होने वाला ये जनन संबंधी रोग है, जिसमें गोनेरिया है और सिफिलिस है, गोनेरिया है और सिफिलिस है। फिर विषाणु जनित रोग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्सा कहते हैं। उसके बाद HIV एड्स है, जो सबसे खतरनाक बीमारी है जनन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड। वो क्या है? एड्स है। एड्स का कोई इलाज नहीं है अभी तक। जो भी देश ये दावा करती है तो वो बेकार की बात है। जब एड्स हो गया किसी को तो मरना ही मरना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और सबसे खतरनाक वायरस से होने वाली ये बीमारी है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस, और एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो क्षमता होता है, ये उसी को ख़त्म करता है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आप सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से भी अगर आप पीड़ित हो जाएंगे तो वो भी मरने का आपका एक कारण हो जाएगा। ये ऐसा खतरनाक बीमारी है। इनसे बचने के लिए भी क्या कर सकते हैं? तो इनसे बचने के लिए आप बहुत तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिए। ठीक है, और पब्लिक जो पार्टनरशिप है उससे बचिए। ध्यान रखना है आपको कि किसी भी तरह का ब्लड टच जो है नहीं होना है। जब आप कभी शेविंग करवाने के लिए जाते हैं नाई के यहाँ, जब कभी आप अस्पताल जाते हैं, तो ध्यान दिया कीजिए कि आपके लिए जो
डिवाइस यूज किया जाता है, जो रेजर यूज किया जाता है, जो ब्लेड यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन यूज किया जाता है वो बिल्कुल न्यू हो, आपके सामने में ही उसको जो है फाड़ के निकाला गया हो और आपको इंजेक्ट किया गया हो। शेविंग के वक्त जो है नई ब्लेड से आपकी शेविंग की जा रही हो। ये तो हो गया जो सोशल है। दूसरा अपना जो मोरल वैल्यू है वो क्या है कि शारीरिक संबंध जो है आप अपना जो फीमेल पार्टनर है शादी विवाह के बाद उनके साथ कीजिए। आज युवाओं का ऐसा क्रश है, एक नशा है कि धड़ल्ले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर के चक्कर में वो क्या कर रहा है, कई तरह के लोगों से संबंध रख रहा है। और ये जो है सबसे बड़ा कारण है एड्स फैलने का, HIV फैलने का, ये जनन संबंधित बीमारियों का। उससे बचें आप और इन सब चीज़ों को आप समझें। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो एड्स होना ही होना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ख़ास करके जो बाजारू टाइप की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सबों से आप बचिए। जो सेक्स वर्कर है उनसे आप बचिए। तो चलिए इससे बचने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्डोम के प्रयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव हो पाया है, कुछ सीमा तक रोकना संभव हो पाया है। कंपनी ये दावा नहीं कर रही है या NCERT ये नहीं कह रही है या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे बच जाएंगे। कुछ मतलब 10%, 20%, 25%, 30%, 50% तक आप इससे बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसी का इस्तेमाल करके बस आप करते रहिए, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत के हिसाब से आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए और कीजिए। अब अगला है गर्भरोधन। गर्भधारण होने से रोकना ही कहलाता है गर्भरोधन, ठीक है। तो गर्भधारण को रोकना ही क्या कहलाता है, गर्भरोधन कहलाता है। और गर्भरोधन की कई पद्धतियां हैं, कई विधियां हैं जिससे इसे क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जो ये डायग्राम है, डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट से देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके कई विधि होते हैं, जैसे यांत्रिक विधि होता है, रासायनिक विधि होता है, IUCD होता है और शल्य चिकित्सा सर्जरी विधि होता है। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो गर्भरोधन के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है यांत्रिक विधि, यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में क्या किया जाता है, ठीक है, बाह्य रूप से बैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉन्डोम है तो कॉन्डोम एक बैरियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, सर्वाइकल कैप है। तो अब कॉन्डोम जो है मेल के साथ साथ फीमेल के लिए भी आना शुरू हो गया है। दोनों अपना इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। नहीं तो ये जो है सर्वाइकल कैप आता है जो खास करके फीमेल्स के लिए बना होता है और इसको जो यूट्रस से पहले जो वजीना है उसमें सेट कर दिया जाता है सर्विक्स में, इसलिए इसे सर्वाइकल कैप कहते हैं। ये दोनों का दोनों जो देख रहे हैं कॉन्डोम और सर्वाइकल कैप, एक क्या है, मैकेनिकल मेथड है, ठीक है, बाह्य रूप से इसको रोकने का कार्य करता है। अब चले आइए किसी भी तरह का ड्रग्स लेके, केमिकल लेके कैसे हम लोग इसको रोकेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मेडिसिन ही लेंगे, दवाई ही लेंगे। इसका बहुत सारा जो है टेबलेट आता है, अनवांटे 72 आता है, माला डी आता है, सहेली आता है और कई इंजेक्शन भी आते हैं जिसको आप लेके क्या कर सकते हैं, गर्भरोधन को रोक सकते हैं, गर्भधारण को रोक सकते हैं इस विधि को अपना के। तीसरा क्या है, ठीक है, IUCD इंटरनल जो है एक तरह का डिवाइस होता है जिसको लगा के क्या कर सकते हैं आप, इस चीज़ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो एक है लूप, ठीक है, एक लूप है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कोपर्टी। ये दोनों का दोनों जो है फीमेल के लिए है, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, यूट्रस का जो ये पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, सर्विक्स कहते हैं,
जो वजीना में खुला रहता है इसको क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है अच्छे से, उस लूप से, उस कॉपर वाले टी से बांध के। ये मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट महिलाएं जो होती है, डॉक्टर जो होती है, या जो डॉक्टर होता है वो करती है, या सरकारी अस्पताल में अब इसकी सुविधा दिया गया है जनसंख्या के रोकथाम के लिए, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में आपको कंडोम भी मिल जाएगा, वहाँ आपको टेबलेट भी मिल जाएगा, गोलियाँ मिल जाएगी जो इसमें कारगर है। और चौथा क्या है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, जैसे आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अब आपको बच्चे की ज़रूरत नहीं है तो आप कैंप लगता है, कैंप में जाइए, आप सरकारी अस्पताल में जाके मिलिए और कैंप में क्या कीजिए, ऑपरेशन करवाइए। महिला पुरुष दोनों के लिए है और इसमें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है दोनों को, ताकि आप कीजिए, करवाइए और स्वस्थ हो जाइए। और जनसंख्या का जो रोकथाम का नीति है सरकार का, उसमें मदद कीजिए। आज संसार में हर चीज़ घट रहा है, जनसंख्या ही बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ तमाम चीज़ें बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। और एक दिन जो है ये जनसंख्या ही इंसान को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। इंसान की बढ़ती जनसंख्या ही इंसान के अस्तित्व को ख़त्म करेगा। तो शल्य चिकित्सा का इस्तेमाल करके आप क्या करवा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, नसबंदी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 2 तरह से होता है, एक किसके लिए होता है, नर के लिए होता है, ठीक है, ये मेल का है, ठीक ना, और दूसरा किसके लिए होता है, दूसरा फीमेल के लिए होता है। तो हमारे समाज में जो है सिर्फ महिलाओं को ही हर चीज़ के लिए जो है उत्तरदायी माना जाता है, जिम्मेवार ठहराया जाता है। नसबंदी जो है नर और नारी, नर और मादा, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। मेडिकल में नर भी करवा सकता है, नारी भी करवा सकती है, लेकिन सामान्यतः हमारे समाज में प्राचीन काल से ही, जब से मेडिकल की सुविधा अवेलेबल हुई है, महिलाओं को ही करवाया जाता है। पुरुष बहुत कम हैं जो ऐसा करते हैं। तो नसबंदी किया जाता है। नसबंदी में क्या किया जाता है, ठीक है, वैक्सीटोमी। वैक्सीटोमी में क्या होता है, ये जो शुक्रवाहिका है, जो शुक्राणु को क्या करता है, ठीक है, यूरेथ्रा तक लाने का काम करता है, उसको काट के बांध दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। और महिला नसबंदी में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये जो फिलिपियन ट्यूब है, फिलिपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, ये जो अंडवाहिनी है, डिम्बवाहिनी है, इसको काट के बांध दिया जाता है। काट के क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। तो काट के बांध देने से क्या होता है, कनेक्टिविटी टूट जाती है और अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाता है, और जिससे गर्भधारण की क्रिया नहीं हो पाती है, और इस तरह से जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाता है। तो ये आपने देखा, ये कुछ मेथड जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ठीक है, गर्भरोधन के लिए। अब गर्भरोधन के प्रकार के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको हम आपको बताते हैं तेज़ी से, चित्र के मदद से तो हम आपको बता ही दिए, डायग्राम की मदद से। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है वो आप देख लीजिए एक बार तेज़ी से, और उसके बाद ये एग्ज़ाम में तो काम आता ही आता है, साथ ही साथ जीवन में भी काम आता है। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसा है विज्ञान का जो आपको जानना चाहिए। धर्म जैसे आप जान रहे हैं उसी तरह से विज्ञान भी जानना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला यांत्रिक अवरोध, ठीक है, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचाने दिया जाता है। इसमें उदाहरण, शिश्न को ढकने के लिए कंडोम बनाया जाता है, और योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप बनाए गए हैं कंपनियों के द्वारा, ताकि शुक्राणु प्रवेश ही ना करे। अगर आप शिश्न में कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो शुक्राणु कंडोम में ही रह जाता है। अगर आप योनि में जो है सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल करते हैं तो शुक्राणु तो जाता है, लेकिन उसी कैप में रह जाता है, अंदर यूट्रस में नहीं पहुंचता है। चलिए अब दूसरा जो रासायनिक तकनीक है उस पर आते हैं। मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन संतुलित को क्या करता है, परिवर्तित करता है। और जब हार्मोन ही नहीं बनेगा तो अंडाणु जो है रिलीज नहीं होगा, और उससे आप बच सकते हैं। इसके अन्य प्रभाव भी हैं, इससे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये आपके थायराइड को बढ़ा सकता है, मोटापा बढ़ा सकता है,
और आपके अंदर जनन क्षमता को कम कर सकता है, बांझपन भी ला सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर के सलाह के बिना आप कुछ मत कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो है हम लोग, ठीक है, इंट्रा यूरेटाइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक, ठीक है, आंतरिक गर्भाशय गर्भ निरोधन यंत्र जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, IUCD में, ठीक है, क्या किया जाता है, लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। और शल्य चिकित्सा का तकनीक में नसबंदी की जाती है। पुरुष में शुक्र वाहिका को, ठीक है, रोककर उसमें शुक्राणु के स्थानांतरण को रोका जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में जो है महिलाओं के अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोका जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या है, तो भ्रूण हत्या एक पाप है, ये महापाप है, ये कानूनन अपराध है। भारत सरकार और राज्य की सरकारें इस पे कानून बना चुकी है, लेकिन समाज के जो ये जाहिल टाइप के लोग हैं ये नहीं समझते हैं। वर्तमान स्थिति में तो सरकार और कानून की वजह से सही भी है, लेकिन आज से 25 साल 30 साल पहले भ्रूण हत्या जो है धड़ल्ले होता था, और ख़ास करके लड़कियों के मैटर में होता था। भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। और भ्रूण हत्या जो है तब होता था जब लिंग निर्धारण होता था, जिसको 1 2 3 बेटियां थी, और फिर गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है वो बेटियां ही निकलती थी, बेटी ही होती थी, तो उसको हत्या करवा दिया जाता था। सरकार इस पे जो है क्या किया, रोक लगाया। और जितने भी तरह के ये अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाता है उन सबों को जो है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे जो है मुआवजा के लिए और कड़ा दंड का जो है प्रावधान किया। रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म होगा ही होगा, हो सकता है कि जीवन भर जो है उसको जेल भी जाना पड़े, क्योंकि खुद से ऐसा कोई यंत्र तो बना नहीं है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का आप लिंग के बारे में पता कर लेंगे। जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और ये करेगा कौन, अल्ट्रासाउंड सेंटर वाला। तो उसके लिए कानून सख्त बनाया है सरकार को यहाँ पे आप धन्यवाद दीजिए। अब है एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। संतुलित लिंग अनुपात का क्या मतलब हुआ, आपके समाज में महिला पुरुष का जो रेशियो है वो समान होना चाहिए, लड़के और लड़कियों का रेशियो समान होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे समाज का जो है संकेत नहीं है। वो समाज जो है अच्छा नहीं है। वो समाज जो है लड़कों को पुरुषों को प्रश्रय देता है और महिलाओं को हीन भाव से देखता है, महिलाओं के विकास को अवरुद्ध करता है। अगर आप अच्छा समाज और अच्छा नागरिक कहलाना चाहते हैं, अच्छा व्यक्ति कहलाना चाहते हैं, तो आपको इस कसौटी पे खड़ा उतरना होगा। महिला पुरुष को एक समान सम्मान देना होगा और लिंग अनुपात के संतुलन को बनाए रखना होगा, तभी ये हो पाएगा। और तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों में इस चीज़ को लेके ज्ञान आएगा, लोग इस चीज़ को समझेंगे। भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। ये कौन रोकेगा, हम और आप ही रोकेंगे, क्योंकि हम और आप में से ही व्यक्ति जाता है, करवाता है और उस चीज़ को डिस्पोज करवाता है, डिकम्पोज करवाता है। तो हम और आप जब इस चीज़ से अवगत होंगे, इस चीज़ से परिचित होंगे, जानेंगे, तभी ये चीज़ हो पाएगी। अदरवाइज सरकार के कानून बना लेने से और लोगों के कह देने से, शिक्षकों के पढ़ा लेने से, ज्ञान दे देने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका अपना मन मस्तिष्क विचार जो है नहीं बदलेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समय है इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक बनते हैं? तो युग्मक कहाँ बनता है? तो अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता है, खंडन में युग्मक नहीं बनता है, कायिक प्रवर्धन में युग्मक नहीं बनता है, तो लैंगिक जनन में युग्मक बनता है। कहाँ बनता है? लैंगिक जनन में युग्मक बनता है। ठीक है,
प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन करता है? तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, ठीक है। मुकुलन हेड्रा में होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है, उत्तक संवर्धन जो है वो पौधों में होता है। ये सब याद रहना चाहिए, एक एक चीज़ बताए हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, पुष्प का भाग नहीं है, कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? तो हम लोग देखते हैं पुष्प का भाग कौन सा नहीं है, ठीक है। तो तना पुष्प का भाग होता है, पुंकेसर पुष्प का भाग होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे देखिए पुष्प का भाग जो है ये तना क्या है? पौधा का भाग है। तना क्या है? पौधा का भाग है, ना कि पुष्प का भाग है। फूल में तना कहाँ से आएगा? तो पुंकेसर, स्त्री केसर और अंडाशय, ये पुष्प का पार्ट है। तना जो है वो पौधा का पार्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जीवों के लिए जनन आवश्यक है, क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्यों आवश्यक है, ठीक है। उस एकल जीव को जीवित रखने के लिए, उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वृद्धि रहने के लिए, स्पीसीज को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए। डी, स्पीसीज को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए जीवों में जनन आवश्यक है। अगर एक जीव जनन नहीं करेगा तो कुछ समय के बाद उसकी जो स्पीसीज है वो खतरे में पड़ जाएगी और वो समाप्त हो जाएगा, और वो देश उस स्पीसीज से विहीन हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न रोगों में से किसका लैंगिक संचरण नहीं होता है? तो लैंगिक संचरण किसका नहीं होगा? जो अलैंगिक रोग होगा उसका लैंगिक संचरण नहीं होगा, बाकी सबका होगा ही। सिफिलिस जो है लैंगिक रोग है, HIV लैंगिक रोग है, गोनोरिया लैंगिक रोग है, हैजा जो है वो अलैंगिक है। हैजा का हमारे लिंग से कोई तात्पर्य नहीं है। हैजा जो है हमारे दूषित भोजन और पानी के पीने से, लेने से होता है, तो हैजा का कोई ताल्लुक नहीं है। लिस्मेनिया में एक कोशिका का जनन के समय 2 कोशिका में बंट जाना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसे पुनर्जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए आप यहाँ पे, न्यूनता विभाजन, मुकुलन, और उसके बाद क्या है? द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन भी कह सकते हैं, पुनर्जनन कह सकते हैं। अभिभावकों से संतति को स्थानांतरित गुण कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका द्रव में, राइबोसोम में, गोल्जी काई में, जीन में। ये कहाँ होता है? तो जीन में होता है। ये जीन में होता है। तो जीन क्या है? तो जीन जो है क्रोमोसोम का पार्ट है, टुकड़ा है, DNA का पार्ट है, टुकड़ा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये चित्र है, ये चित्र में पूछ रहा है कि कौन क्या है? तो बीज, बी देखिए, बी जो है वो बीज पत्र है। बी जो है क्या है? वो बीज पत्र है, क्रम। तो बीज पत्र किस में है? इस सब में से बीज पत्र इस दोनों में है, तो पहले इस दोनों को पकड़िए, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट देखिए मूलांकुर, और नीचे वाला पार्ट देखिए प्रांकुर, ठीक है, और बीच में बीज पत्र है, ठीक है। ये पार्ट जो है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं। लड़कों के शरीर में लैंगिक परिपक्वता से जुड़े एक परिवर्तन को चिन्हित करें। दांत टूटना बिल्कुल गलत है। भार में वृद्धि होना, लंबाई बढ़ना, आवाज़ का फटना। आवाज़ का फटना किशोरावस्था का पहचान है। लंबाई उससे पहले भी बढ़ता है, भार में वृद्धि उससे पहले भी होता है। अब पपीता एक लिंगी उदाहरण है, बिल्कुल सही, पपीता एक लिंगी उदाहरण है, ठीक है। इसलिए पपीता का पौधा आप जब भी लगाते हैं तो एक साथ 2 पपीता लगाया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनन के संदर्भ में सही है? प्रत्येक जीव जीवित रहता है, या जीवन की ऊर्जा आवश्यकता है नहीं, वृद्धि को बनाए रखता है, या प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। कौन सा कार्योना आरंभ में विरिसन द्वारा नहीं होता है? विरिसन जो है वो किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है। तो मेल का पार्ट है तो मेल में काम करेगा। यहाँ अगर फीमेल वाला चीज़ होगा तो विरिसन नहीं करता है। युग्मक का निर्माण विरिसन करता ही है।
टेस्टोस्टेरोन का निर्माण विरेचन करता ही है, प्लेसेंटा का विकास नहीं करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और एस्ट्रोजन ये भी, तो 3 और 4 देख लीजिए कहाँ पे है, 3 और 4 सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों किसका पार्ट है, ओवरी का पार्ट है, अंडाशय का पार्ट है। इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए समय हो चुका है, अब हम लोग जो है कल नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो क्या है, तो हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो क्या है, वो है अनुवांशिकता। वो क्या है, अनुवांशिकता है। अभी तक जितना वीडियो मैंने बनाया केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको देखिए और इससे ही क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा हम पुनः वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि देखिए क्वेश्चन यहीं से आया है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को देखते रहिए। चलिए कल हम लोग पुनः मिलते हैं अनुवांशिकता के साथ, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं दिल से उनको शुभकामना है, आशीर्वाद है, बधाई है कि आप जीवन में पहली बार बोर्ड से रूबरू हो रहे हैं। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।